आज दुनिया एक ऐसी चौखट पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ धुआं और पीछे सिर्फ राख। मस्कट में अमेरिका और ईरान अच्छी शुरुआत का नाटक कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मस्कट की मेज पर शांति नहीं मौत का सौदा हुआ है। अब हम बात करेंगे उन तीन चेहरों की जिन्होंने दुनिया को अपनी जागीर समझा हुआ है। पहला देश रूस, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका। ये तीनों आज शांति की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इनका यही हाल है। इन्होंने जितनी बर्बादी की है उसके बाद ये शांति की राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ परमाणु हमले की धमकी, दूसरी तरफ प्रतिबंधों का जाल, तीसरी तरफ साम्राज्य विस्तार। ये महाशक्तियां नहीं, ये विनाश के तीन पर्याय हैं। सबसे पहली बात उस स्वयंभू विश्व गुरु की जो एक हाथ में बाइबल, दूसरे में प्रतिबंधों का हंटर रखता है। मस्कट में अमेरिका ने ईरान से कहा बातचीत करते हैं, और अगले ही पल ईरान की गर्दन पर प्रतिबंधों का एक नया फंदा लपेट दिया। अमेरिका की फितरत ही ऐसी है, जहां तेल देखा वहां लोकतंत्र की याद आ गई। आज मिडिल ईस्ट में आग लगा करके वॉशिंगटन में बैठे लोग उसमें हाथ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने मस्कट में अपने सैन्य कमांडर को भेज करके यह साफ किया कि अगर ईरान ने घुटने नहीं टेके तो परमाणु हमला महज एक औपचारिकता होगी। अमेरिका वो आस्तीन का सांप है जो पहले गले लगाता है और फिर जहर उगल देता है। अब अमेरिका दुनिया का वो देश जो खुद को फ्री वर्ल्ड का लीडर कहता है, लेकिन जरा इतिहास पलटिए। इसमें एक नाम आपको वेनेजुएला का मिलेगा, दूसरा नाम आपको वियतनाम का मिलेगा, इराक का मिलेगा, अफगानिस्तान का मिलेगा, लीबिया का मिलेगा, सीरिया का मिलेगा। हर जगह एक ही स्क्रिप्ट, पहले डर पैदा करो फिर जाकर के बम गिरा दो और अंत में कहो हम शांति लाने आए थे। ईरान में कुछ ऐसे ही दबाव बनाने की कोशिश में है अमेरिका। अमेरिका की विदेश नीति कोई नीति नहीं है, वो एक बिजनेस मॉडल है। जहां युद्ध वहां मुनाफा, जहां हथियार वहां शेयर मार्केट, और जहां मौत वहां कोलैटरल डैमेज। आज यूक्रेन चल रहा है, लेकिन जलते घर में हथियार बेच करके अमेरिका तिजोरी भर रहा है। और अगर सवाल उठाओगे तो जवाब मिलता है हम लोकतंत्र बचा रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि लोकतंत्र बचा रहे हैं या फिर डॉलर बचा रहे हैं। अब नजर डालिए उस भस्मासुर पर जो यूक्रेन की राख से अपनी सल्तनत खड़ी करना चाहता है। पुतिन की परमाणु ब्रीफकेस की उंगली आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस वो देश है जो अब खंबा नोचने पर उतारू नजर आता है। यूक्रेन युद्ध में जो कुछ हुआ वो तो बस एक झांकी है, असली फिल्म अभी भी शुरू होने वाली है। रूस ने मस्कट वार्ता के बीच ईरान को इशारों में उकसा करके ये कहा है कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो मॉस्को शांति से नहीं बैठेगा। रूस को शांति से मतलब नहीं है, उसे तो बस दुनिया के नक्शे पर अपना नाम बड़े अक्षरों में चाहिए। लेकिन पुतिन पूरी दुनिया को ही अपनी गली बनाने में लगे हुए हैं। रूस शोर नहीं करता है, रूस चेतावनी देता है। पुतिन की राजनीति बंदूक से नहीं भय से चलती है। यूक्रेन पर हमला सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, वो एक संदेश था। संदेश ये कि नेटो एक कदम और बढ़े तो नक्शे बदल दिए जाएंगे। रूस आज अकेला नहीं है, उसके पास तेल है, गैस है और सबसे खतरनाक चीज परमाणु बटन है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और वो डर कि अगर ये युद्ध हारा तो सत्ता भी हाथ से जाएगी। और यही डर रूस को और ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब शेर घायल होता है तो वो और ज्यादा काटता है। अब तीसरा चेहरा है उस ड्रैगन का जिसकी मुस्कुराहट के पीछे जहर भरा है। चीन दुनिया का वो ठग है जो पहले आपको कर्ज देता है और फिर आपकी जमीन हड़प लेता है। आज जब ईरान और अमेरिका मस्कट में उलझे हैं, चीन पीछे बैठकर के अपनी चालें चलते हुए नजर आ रहा है। चीन की नीति बिल्कुल साफ है, लाठी भी चला दो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो चाहता है कि अमेरिका और ईरान आपस में लड़ करके खत्म हो जाए, ताकि वो दुनिया का इकलौता चौधरी बन सके। और ताइवान से लेकर के साउथ चाइना सी तक ये ड्रैगन आग उगलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। चीन वो दीमक है जो दुनिया की शांति को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है।
चीन जो ना चिल्लाता है ना धमकी देता है, बस जाल बिछाता है। चीन गोली नहीं चलाता, चीन कर्ज देता है। अफ्रीका हो, एशिया हो या फिर एशिया की और कंट्री हो जिसमें पाकिस्तान भी है, सड़कें बनती हैं, पोर्ट बनते हैं, लेकिन बदले में देश की आत्मा गिरवी रख ली जाती है। इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। ताइवान पर आंख, दक्षिण चीन सागर में दादागिरी, भारत की सीमा पर चुपचाप खिसकती रेखाएं। चीन की रणनीति साफ है, लड़ो मत, कब्जा करो। दुनिया क्या कह रही है? मेड इन चाइना इस्तेमाल कर रही है, यानी दुश्मन को अपने ही घर में बिठा लिया है। मस्कट की वार्ता बेनतीजा रही है, ईरान पर प्रतिबंध लग गए हैं, परमाणु हमला अब सिर पर मंडरा रहा है। ये तीनों चेहरे अमेरिका, रूस, चीन शांति के दूत नहीं है, बल्कि यमराज के एजेंट है। जब ये तीनों आपस में टकराएंगे तो ना विजेता बचेगा ना हारने वाला, बस बचेगी रेडियो धर्मी राख। और मस्कट में जो हुआ वो कोई शुरुआत नहीं थी, वो अंतिम संस्कार की पहली रस्म थी। दुनिया को तय करना है कि वो इन तीन भेड़ियों के पीछे चलेगी या अपनी सुरक्षा खुद करेगी। सावधान रहिए, क्योंकि परमाणु बटन पर उंगलियां थिरक रही हैं। तीनों ही देश भले ही दूसरे के साम्राज्यवाद और ताकत के प्रदर्शन पर रोड़ा अटकाते हों, लेकिन खुद दूसरे के अस्तित्व के लिए खतरा बनने से पीछे ये कभी नहीं हटने वाले हैं। पुतिन ने शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की थी, कुछ दिन पहले की बात है। तो इसकी वजह से ये सवाल उठता है कि क्या ये अब सुपर पावर की रेस में आगे बढ़ते जा रहा है? ये बातचीत की वजह से, क्योंकि पुतिन ने शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात की। उसके बाद पुतिन ने रूस चीन संबंधों को दुनिया में स्थिरता के लिए बेहद जरूरी बता दिया था। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद रूस चीन के संबंध मजबूत हैं, यह पुतिन का कहना है। पुतिन ने कहा कि रूस और चीन के बीच में व्यापार जो बढ़ रहा है उसकी हम तारीफ करते हैं। प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल और गैस खरीदते जा रहा है चीन। रूस चीन के बीच में सैन्य और अन्य क्षेत्रों में भी संबंध बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं। जिनपिंग से फोन पर बातचीत की, चीन और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाने पर भी चर्चा कर दी। एक ही दिन में दो बड़े राष्ट्राध्यक्षों से बात की थी चीन ने। अब चीन की एक कूटनीति समझिए। इस सीजन की अगर हम बात करें तो 20 मिलियन टन सोयाबीन खरीदने पर विचार कर रहा है चीन। ये ट्रंप ने कहा था उनसे बातचीत, यानी शी जिनपिंग से बातचीत के बाद। अगले सीजन में 25 मिलियन टन सोयाबीन खरीदने का वादा भी किया गया है, ये ट्रंप का बयान था। अमेरिका से तेल और गैस की खरीद पर भी चीन और अमेरिका के बीच में इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत हुई है। चीन को हवाई जहाज के इंजनों की डिलीवरी पर भी चर्चा हुई है और अप्रैल 2026 में चीन की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन ये बातचीत जो हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उसके बाद ये और ज्यादा स्पष्ट हो गया है। अब साफ है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और चीन एक दूसरे के साथ है, जबकि चीन और रूस भी साथ है। चीन रूस भी साथ है, चीन अमेरिका भी साथ है। अब रूस एक तरफ अमेरिका के ऊपर खिसियाया हुआ है, तो अमेरिका भी रूस के ऊपर खिसियाया हुआ है। तो ये जो तिकड़म बनाई है चीन ने, वो आप समझिए कि ये कूटनीति के लिहाज से चीन के लिए और दुनिया के लिए बड़ा सबब होगा। चीन के लिए भले ही अच्छी खबर होगी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये वही कहानी है। यूक्रेन के मुद्दे पर ट्रंप पुतिन के प्रति नरमी दिखाते दिखे, यानी ये कह सकते हैं कि तीनों ही देश एक ही राय पर चल रहे हैं, और वो है सुपर पावर का रुतबा हासिल करना। और इसके लिए रास्ता भी बिल्कुल एक जैसा नजर आता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं कि साम्राज्यवाद को ये बढ़ावा देने की जो रेस है वो किस तरीके से शुरू हुई है। तीनों ही देश, अमेरिका, चीन, रूस, ये साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सबको अपना विस्तार चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए। चीन की तो पुरानी परंपरा है, रशिया भी उसी में शामिल है। दुनिया के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। यूएस की ड्रग्स कार्टेल पर एक्शन के नाम पर जो वेनेजुएला में हमने सैन्य कार्रवाई देखी थी पिछले दिनों, वो एक विस्तारवादी सोच का ही नतीजा थी। अमेरिकी सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उस दौरान बंधक तक बना लिया था। वेनेजुएला के तेल कारोबार पर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का कब्जा हो गया, और अमेरिका ने यह कहा भी कि तेल को लेकर के जो भी आयात निर्यात होगा वो अमेरिका की रजामंदी से होगा। उसके बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा प्लान के लिए अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव देखने को मिला। ग्रीनलैंड को लेकर के बड़े खुल करके ट्रंप ये कहते हैं कि वो हमारा है, हमें उसकी आवश्यकता है अपनी सुरक्षा के लिए। अमेरिका और यूरोप के बीच में अब तनाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ क्यूबा और मैक्सिको पर भी हमले की चेतावनी ट्रंप ने दे दी है।
दूसरी तरफ यूक्रेन में करीब 4 साल से तबाही रूस की तरफ से मचाई जा रही है, उसे भी वही चाहिए, सोवियत संघ, विस्तारवादी सोच। यूक्रेन के 20% से ज्यादा हिस्से पर रूस का कब्जा नजर आता है। यूरोपीय देशों को रूस के हमलों का डर सताने लगा है क्योंकि वो लगातार साथ यूक्रेन का दे रहे हैं। अब चीन की मैं बात करूं तो चीन क्या कर रहा है इस साम्राज्यवाद की रेस में? ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और पूरी दुनिया में ढिंडोरा भी पीटता है चीन। इसके अलावा जापान से सेनकाकू द्वीप को लेकर के चीन का विवाद चल रहा है, उस पर भी ये अपना दावा ठोक रहा है। चीन और दक्षिण कोरिया के बीच भी विवाद चल रहा है और ये सब कुछ चीन की विस्तारवादी नीति है। यानी अमेरिका, रूस, चीन तीनों एक ही मुद्दे पर एक साथ नजर आते हैं, विस्तारवादी सोच को लेकर के। हालांकि तीनों ही मुल्कों के आपस में क्या संबंध है ये पूरी दुनिया जानती है। वेनेजुएला के मामले में रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी थी। क्या चेतावनी दी थी वो आपको बताते हैं। वेनेजुएला से तेल लेकर के रूस और चीन जा रहे जहाजों को रोक दिया गया था और तेल लेकर के आ रहे रूस ने तेल टैंकर्स को, यानी कि ऑयल टैंकर्स को यूएस आर्मी ने जब्त कर लिया था। उस पर झंडा भी लगा हुआ था रूस का, फिर भी जब्त कर लिया था। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और सैन्य साजो सामान भेजे हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी की हैं। रूस और चीन ईरान का साथ दे रहे हैं। ये पूरा जो गोल गोल ये दुनिया को घुमा रहे हैं और उसके माध्यम से ये समझा रहे हैं कि हम आपस में दुश्मन हैं, लेकिन ये दोस्त भी कभी भी बन जाते हैं। और उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि इनकी जो सोच है विस्तारवादी नीति की वो बिल्कुल एक जैसी है। अब अमेरिका, रूस और चीन हथियारों के बहुत बड़े निर्माता भी है, लिहाजा ये दुनिया के दूसरे देशों को भी हथियार सप्लाई करते हैं। अब इन्हें ऐसे में कस्टमर तो चाहिए, वो कोई भी कंट्री हो, कैसे भी लड़ रही हो, इन्हें मतलब है अपने माल सप्लाई से। अब हथियारों और दुनिया में शांति स्थापना का आखिरकार रिश्ता ही क्या हो सकता है, ये किसी से छिपा भी नहीं है। खैर, अब सवाल बड़ा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते जा रही है? अमेरिका हथियार दे रहा है, रूस धमकी दे रहा है और चीन इंतजार कर रहा है। तिकड़म कितनी सही है इनकी। अमेरिका हथियार दे रहा है, रूस धमकी दे रहा है और चीन इंतजार कर रहा है। और तीनों को चाहिए युद्ध, लेकिन अपने नियमों पर, अपनी शर्तों पर। यह युद्ध टैंकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक, एआई, इकोनॉमिक ब्लैकमेल से लड़ा जाएगा। और इसमें मरेगा कौन? आम आदमी, मिडिल क्लास, वो देश जो ना अमेरिका है, ना रूस, ना चीन। यानी पूरी दुनिया एक शतरंज की बिसात है और मोहरे हैं हम।